बुलाना चाहूँगी आदरणीय श्री अरुण प्रकाश जी को। और इनके बारे में मैं बताऊंगी कि अरुण प्रकाश जी मानव मंदिर मिशन ट्रस्ट के एक प्रमुख सदस्य, शिक्षाविद और समाज सेवी हैं। अपने आध्यात्मिक विचारों को समाज तक पहुंचाने और संस्था को पर्यावरण तथा सामाजिक परियोजनाओं से जोड़ने और इनका प्रबंधन करने में इनकी महती भूमिका रहती है। सर, आपका इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। आपको हम सब की ओर से सादर प्रणाम। बहुत धन्यवाद। ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। त्वं त्वमेवाहमेवाहं त्वमेवासि न चात्म्यहम् अहं त्वमित्युभौ नास्तो यत्र तस्मै नमो नमः। बजराम सिया जिन जन्म दिया, अब का काहू को डर है, परदेसी सब नगर बसे हैं, का काहू को घर है। समुपस्थित पूज्य संत वृंद, आदरास्पद अतिथिगण, सुधीजन, आप सबका सादर अभिवादन। और इस कार्यक्रम के आयोजकों का बहुत बहुत अभिनंदन और साधुवाद कि उन्होंने इतने अच्छे संकल्पना यहाँ साकार करने का बड़ा समर्थ प्रयास किया है। इस कार्यक्रम का अयोध्या में होना अपने आप में कई आयामों पर महत्वपूर्ण है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम लोकाभिराम हैं, लोक की सुंदरता है, क्योंकि धर्म से ज़्यादा सुंदर लोक में कुछ नहीं होता है और वो उसके जीवंत स्वरूप हैं। धर्म को चलता फिरता देखना हो तो भगवान को देखो। लेकिन लोक के जो शिव संकल्प भी हैं उसके भी प्रणेता हैं श्री राम। और उसका एक सबसे सुंदर संकल्प जो है, जो हर प्रकार से अनाविल, निर्दोष और अपूर्व संकल्प राम राज्य के रूप में फलित हुआ, जो शासन और समाज का सबसे समर्थ अभिव्यक्ति कही जाती है, ये उसकी राजधानी है, ये उसकी भूमि है, जिसकी निष्पत्ति है कि सब नर करें परस्पर प्रीति। सूरदास जी के सामने एक प्रश्न आया जब वो भागवत पर काव्यात्मक रूप से लिख रहे थे। उनके मन में एक प्रश्न आया कि मुझे भागवत का पूरा सार कहना हो तो एक पंक्ति में कैसे कहें। तो उन्होंने सुखदेव जी का आलम्ब लेकर कहा कि कहो सुख श्री भागवत विचार, जाति पाति कोई पूछत नहीं श्रीपति के दरबार। अयोध्या श्रीपति का दरबार है और यहीं से ऐसे शिव संकल्प की प्रेरणा बन सकती है, ऐसे विचारों की प्रेरणा बन सकती है जो इस कार्यक्रम के माध्यम से साकार हो रही है। जब हम समरस भारत की बात करते हैं तो जो रस है, रस दार्शनिक दृष्टि से जो पंच तत्व हैं उसमें जो जल है उसकी अभिव्यक्ति है रस। और हम समरसी क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा परंपरा से ये मानना रहा, इस पर हमारा दृढ़ विश्वास रहा है कि नदियाँ भिन्न भिन्न हो सकते हैं, उनके फांट चौड़े गहरे उथले हो सकते हैं, लेकिन उसमें बहने वाला जल जो है वो समान है। और यही समरस भारत की भावना है। पानी पानी में भेद नहीं है। नदियों के आकार प्रकार में, उनके बहने के तरीकों में भेद हो सकता है। तो इतना सुंदर जो विचार है समरस भारत का, ये हमें आज भले ही यहाँ इकट्ठा होकर लगता है कि हम कोई अनूठा काम करते आ रहे हैं, जबकि वास्तव में ये परंपरा से हमारा बहुत पुराना अभ्यास चला आ रहा है समरसता का। जैसे आदरणीय चंपत राय जी ने दो बातें बड़ी अच्छी उद्धृत की, एक भारत की भौगोलिक एकात्मता पर और दूसरा भाषाओं के आधार पर बटे हुए भारत को लेकर। अभी एक सत्र होना है, इसमें मुझे पुनः बोलना है, तो मैं संक्षेप में दो बातें आपको बताना चाहता हूं उससे जोड़ करके। एक तो ये कि जब हम भारत के विभाजन को देखते हैं राज्यवार, प्रांतवार, तो वो बहुत काल्पनिक विभाजन है। जो रेखाएं कागज पर खींची गई, वास्तव में उनका जमीन पर उन रेखाओं का कोई महत्व नहीं बनता है, क्योंकि जब हम भाषा के आधार पर ही भारत को देखते हैं तो तेलुगु भाषी प्रांत का पड़ोसी प्रांत जो हिंदी भाषी है,
आप कल्पना कर सकते हैं कि आप ऐसे चल रहे हों और एक मेड़ पार करिए और आपकी भाषा बदल जाए? ऐसा संभव ही नहीं है। उड़िया भाषी प्रांत का पड़ोस में एक हिंदी भाषी प्रांत है। ऐसे क्या संभव है कि चलते हुए एक मेड़ पार करें और भाषा बदल जाए? ऐसा संभव ही नहीं है। लेकिन जब हमने काल्पनिक रेखाएं मानी तो उन विभाजन को प्रतिष्ठित करने में बहुत प्रयास किया है, राजकीय स्तर पर भी, और अनेक ऐसे वैचारिक आंदोलन भी चले हैं जिन्होंने इस विभाजन को प्रतिष्ठित किया है। लेकिन जो तत्व होता है वो अनेक प्रकार से पीड़ित प्रताड़ित होने के बाद अपनी रक्षा कर ले जाता है। यही हमारे परंपरा की सबसे सुंदर बात है। तो हिंदी जो है वो जब तेलुगु से संपर्क में आती है तो एक भाषा बीच में बोली जाती थी जब लगभग अब लुप्त प्राय हो गई, हल्बी। हिंदी हल्बी होकर तेलुगु में उतरती थी और आगे की यात्रा वो तुलु आदि के माध्यम से होकर कन्नड़ में करती थी। ऐसे ही हिंदी कलिंगा होकर के उड़िया में प्रवेश करती थी और आगे की अपनी यात्रा पूरी करती थी। अयोध्या को केंद्र में बना के देखें तो अवधि के क्रमिक विकास कब भोजपुरी से होकर के अंगिका, वज्जिका और मैथिल से होकर के कब बांग्लम प्रवेश करते थे, कब असमियम प्रवेश करते थे, और अयोध्या का गोरू और अयोध्या का माशा असम तक ये शब्दावलियाँ पहुँच जाती थी। शंकरदेव की रचनाएं, तुलसीदास की रचनाओं में बहुत अभेद दिखता है। तमिल सिद्धों की वाणियों में और उत्तर भारत के संत कवियों में एक तात्विक अभेद दिखता है। ठीक है, अभिव्यक्ति के अपने अपने आयाम हो सकते हैं, उसमें कुछ भेद हो सकते हैं, लेकिन एक बात हमें समझनी होगी कि भारत की जो परंपरा है, परंपरा का अधिष्ठान यही है कि उसका तत्व अविनाशी रहता है, तत्व अपरिवर्तनीय रहता है, लेकिन पर्यायों को चुनने में उदारता होती है। पर्याय भौगोलिक रूप से बदलते हैं, समय के सापेक्ष भी बदलते हैं। तो इसलिए भारत की परंपरा का ये सबसे समर्थ पक्ष भी है कि तत्व को बचाए रखने के लिए पर्यायों को सतत रूप से बदलते रहना भी उतना ही आवश्यक है। दोनों का एक अविनाभाव संबंध होता है। जितना जरूरी है तत्व की रक्षा, उतना ही जरूरी है उसे सामयिक और भौगोलिक भेद के साथ नए नए पर्यायों से प्रस्तुत करना, नए नए पर्यायों से अभिव्यक्त करना। और यही इस भारत को समरस बनाता है। जब समरस बनाने का मतलब ये नहीं कि जो लौकिक पक्ष में भेद विभेद दिखते हैं, कोई सड़क ऊंची है, कोई सड़क नीची है। समरसता का मूल भाव उसके तत्व में छुपा है, और तत्व के रूप में भारत कभी भी विषम नहीं रहा, कभी यहाँ कोई वैषम्य नहीं आया। हाँ ठीक है, हमारे विवाह और विषाद को अभिव्यक्त करने के अपनी अपनी परंपराएं, अपने अपने अभ्यास हो सकते हैं, लेकिन उसके पीछे का तत्व है, उत्सव का जो तत्व है या जो विषाद का तत्व है, वो कभी नहीं बदलता। ऐसे ही ज्ञान को अभिव्यक्त करने के अलग अलग परंपराएं हो सकती हैं, अलग अलग दार्शनिक दृष्टियाँ हो सकती हैं, लेकिन जो उसका तत्व है वो कभी नहीं बदलता है। भारत के परंपरा का सामर्थ्य ही इसी में है कि वो समरस होकर के ही आगे बढ़ता है। यही उसका मूल भाव है। मैं संक्षेप में अपनी बात कहते हुए आप सबको बहुत साधुवाद देता हूं। जो यहाँ उपस्थित हैं उनको एक गौरव बोध होना चाहिए कि एक इतने महत्वपूर्ण आयोजन, इतनी महत्वपूर्ण संकल्पना का हिस्सा बने हैं, और जो इसको आयोजित कर रहे हैं उनका हर प्रकार से अभिनंदन होना चाहिए, जिन्होंने इस प्रकार से सबको इकट्ठा करके एक अनूठे संकल्प का इस तरह से विमर्श का एक आरंभ किया है। इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्ति वाह पाराय तमसाह परस्तात्।